आज क्लास 6 में एसपीएल यानी कि जिसको सिविक्स कहते थे उसका चैप्टर 2 जिसका टाइटल है डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो इंडिया में डाइवर्सिटी है मतलब अलग अलग तरह के अलग अलग धर्म, जाति, भाषा, प्रांत, रीजन के लोग रहते हैं। और लेकिन एक समस्या है, डिस्क्रिमिनेशन है। हालांकि डाइवर्सिटी हमारी ताकत है लेकिन डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है। तो ये कैसे, इनके बारे में जानेंगे। डिस्क्रिमिनेशन एक नेगेटिव पॉइंट है। तो हमारे यहाँ दुनिया के 8 मुख्य धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं भारत में। दुनिया के 8 प्रमुख धर्म हैं, उनके सभी के अनुयायी फॉलोअर्स इंडिया में रहते हैं। और यहाँ पर 1600 से ज्यादा भाषाएं मिलती हैं और 100 से ज्यादा नृत्यों के प्रकार है, डांस फॉर्म्स हैं। फिर भी विभिन्नता जो है कभी कभी अपना, हालांकि डाइवर्सिटी और विभिन्नता एक ताकत है। जैसे गमले में विभिन्न प्रकार के फूल जो है ना, एक सुंदरता को उसको ऐड करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ कभी कभी ये भिन्नता एक समस्या का रूप ले लेती है। इसके बारे में भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब क्योंकि हम अपनी अपनी तरह भाषा बोलने वाले, है ना, अपनी तरह कपड़े पहनने वाले, अपनी तरह दिखने वाले, या अपनी ही तरह के लोगों को पसंद करते हैं। ऐसा एक मानवीय प्रवृत्ति है कि हम अपनी तरह से समानता ढूंढने की कोशिश करते हैं। अगर कोई हमसे अलग है ना, तो हम उसे अनजान या परिचित मानने लगते हैं। चाहे कितना भी एजुकेटेड आदमी हो, कहीं ना कहीं उसके मन में ये बातें तो आ ही जाती हैं। तो ये, इसको हमें काबू पाना चाहिए। अब हम ये नहीं समझना चाहते कि वे हमसे भिन्न क्यों हैं। दुनिया में सारी चीजें एक सी नहीं हो सकती। भिन्नता का कारण क्या है, भिन्नता का प्लस पॉइंट क्या है ना। तो हम उसको निगेटिव सोच में लेने लगते हैं कि हमसे अलग है यानी वो असामान्य है या इस तरह की कोई बात है। तो जब हम हमेशा किसी व्यक्ति के बारे में निगेटिव सोचने लगते हैं तो ये पहले से हमारे दिमाग में उसके बारे में ऐसे नोशंस रहते हैं, धारणाएं रहती हैं। तो ये कहलाता है प्रिजुडाइज। प्रिजुडाइज मतलब पहले से किसी के बारे में निगेटिव सोचना, सोच के रखना। अब प्रिजुडाइज जो है, दूसरे को नकारात्मक रूप से देखना या उन्हें अपने से छोटा मानना कि हम सुपीरियर हैं वो इंफीरियर है, इस तरह की फीलिंग जो है प्रिजुडाइज कहलाती है। तो यह सोचना कि सिर्फ कोई खास तरीका ही सबसे अच्छा है, यानी जैसा हम जी रहे हैं, जैसा हम भाषा बोल रहे हैं, जो हमारा जीने का तरीका, हमारे सोचने का तरीका है, वही सबसे अच्छा है, ऐसा आमतौर पर आदमी सोचता है। लेकिन ये होता, सच्चाई नहीं होती, पर फिर भी हम यही मान बैठते हैं। तो ये प्रिजुडाइस है, ठीक है। क्योंकि दूसरे तरीकों को गलत समझना या दूसरा हमसे अच्छा नहीं हो सकता है, दूसरा श्रेष्ठ नहीं हो सकता, ऐसा सच्चाई नहीं है ये, ठीक है। तो ऐसा सोचना ही प्रिजुडाइस है कि जैसे अलग दिखने वाले, अलग सोचने वाले, अलग तरीके के त्योहार मनाने वाले, अलग तरीके से कपड़े पहनने वाले, है ना, ये सारे तरह की विभिन्नता वालों को हम अपने से छोटा देखने की कोशिश करते हैं। उनके प्रति सम्मान का भाव हमारे मन में नहीं रहता। उदाहरण के लिए, जैसे हम भाषा का लेते हैं उदाहरण, तो अंग्रेजी को ये मान लिया जाता है कि सबसे अच्छी भाषा है ना, समझा जाता है ये, ठीक है। और बाकी भाषाएं खराब हैं। तो अंग्रेजी अच्छी भाषा तो हो सकती है लेकिन बाकी भाषाएं खराब नहीं हो सकती, है ना, क्योंकि बहुत सी भाषाएं तो अंग्रेजी से भी पुरानी और अपने शब्द संपदा में, अपने ग्रामर में, बाकी चीजों में काफी समृद्ध हैं। तो हम उनको खराब नहीं कह सकते। और है ना, और ये सोचना कि अंग्रेजी जो नहीं बोलते वो कमतर हैं, है ना, या अंग्रेजी अंग्रेजी बोलने वालों को सोचना कि वो ज्यादा बुद्धिमान है, ऐसा ये एक तरह का सही सोच नहीं है। अब है, हम कई विषयों को लेकर भी प्रिजुडाइज्ड हो सकते हैं। हमारे मन में कई विषयों को लेकर है। उदाहरण के लिए लोगों के धार्मिक विश्वास को, है ना, उनके स्किन के कलर को लेकर, ठीक है, या फिर हम किसी क्षेत्र में रहने वाले विशेष के लोगों को लेकर, है ना, या उनके कपड़े पहनने का ढंग या उनके बोलने का ढंग, है ना। तो इन सब लोगों, इन सब विभिन्नताओं वाले लोगों को हम अच्छा नहीं माने या अपने तरीके से सोचें, ठीक है। यहाँ तक कि हम कई बार उनसे बात नहीं करते, फिर दूरी बढ़ती जाती है। तो कभी कभी तो हम हमें वो हम उन्हें बुरा मानने लग जाते हैं कि वो खराब है ना, इस तरह से। तो या कई बार उनके साथ बुरा व्यवहार कर देते हैं। तो ये सारी प्रिजुडाइज के श्रेणी में आता है। धीरे धीरे बातें बढ़ती जाती हैं, है ना। तो हमें इस तरह की सोच नहीं रखनी चाहिए। प्रिजुडाइज्ड सोच जो है, पहले से किसी के बारे में नेगेटिव थिंकिंग नहीं रखनी चाहिए। ये एक सामाजिक समस्या है, इसीलिए शायद आपके चैप्टर में इसको डिस्कस किया गया। और जो उदाहरण मैंने दिए आपके चैप्टर से ही दिए हैं, है ना, और बहुत से उदाहरण आपके आसपास भी आप देख सकते हैं, ठीक है। सोशल साइंस के एक स्टूडेंट के रूप में या एक टीचर के रूप में अपने आसपास का अध्ययन करना, अपने आसपास पर नजर रखना, ऑब्जर्वेशन, अपनी पावर को कीन रखना, ये बहुत जरूरी होता है। तो अब पढ़ते हैं कुछ प्रिजुडाइज के उदाहरण, है ना, एग्जाम्पल्स। तो जैसे गांव के बारे में बतलाता हूँ, है ना। जैसे गांव के लोगों के बारे में ये माना जाता है कि वो पढ़े लिखे नहीं होंगे, आधुनिक यंत्रों का यूज नहीं करेंगे,
उनकी सोच पुरातन होगी। तो इस तरह की ये जो सोच प्रेजुडाइज है, ज़रूरी नहीं कि गाँव का आदमी मॉडर्न इक्विपमेंट का यूज़ नहीं कर पाता या वो मॉडर्न थिंकिंग ना हो सकता है उसकी भी हो, है ना? तो ये सोच जो है एक तरफ़ा है। इसके अलावा आप शहर के लोगों के बारे में कुछ प्रेजुडाइज़्ड जो है चीज़ें हैं, जैसे कि शहर के लोगों के जीवन आसान है गाँव की तुलना में, है ना? जहाँ के लोग काफ़ी शहर के लोग आलसी होते हैं, ठीक है? या फिर शहर के लोग सिर्फ़ अपने तक सीमित रहते, दूसरों से मतलब नहीं रखते, तो ऐसा नहीं होता। सब आदमी शहर के भी ऐसे नहीं होते। तो ये हमारी सोच प्रेजुडाइज़्ड रहती है ना? जो कि किसी के बारे में नेगेटिव है, इसको हमें काबू करना चाहिए, अच्छे समाज के निर्माण के लिए। अब दूसरा आता है स्टीरियोटाइप। जब हम लोगों को एक खास इमेज से जोड़कर देखते हैं, है ना? तो वो स्टीरियोटाइप बन जाते हैं। हम लोगों को किसी खास इमेज में बाँध कर ही देखते हैं। प्रेजुडाइज़ में क्या था, किसी के बारे में नेगेटिव थिंकिंग रखते थे और स्टीरियोटाइप में किसी के बारे में कुछ खास इमेज पहले से ही हम सोच के रखते हैं कि वो ऐसा होगा, तो ये स्टीरियोटाइप कहलाता है। उदाहरण के लिए हमारे यहाँ लड़के और लड़कियों के बारे में रहता है। जैसे लड़कों के बारे में ये है कि वो कभी रोएँगे नहीं, है ना? वो मजबूत होते हैं, चाहे जितनी भी खराब स्थितियाँ आएँ, उनको कठिनाई, लेकिन वो रोएँगे नहीं क्योंकि वो लड़के हैं। और लड़के भी, उनको इस तरह से ब्रिंग अप किया जाता है कि वो कभी रोएँ ना, चाहे जितना उनको समस्या हो, है ना? तो ये स्वाभाविक मानव है वो, अगर दुःख हुआ तो रोएँगे, रोने से रिलैक्स होता है, टेंशन भी तो टेंशन बस्टर के रूप में भी तो माना जाता है। तो इसको समाज ने बना दिया तो लोग उसका पालन करते हैं, लड़के रोते नहीं हैं, है ना? किसी भी स्थिति में अगर किसी के सामने रोने लगे तो उसको सँभालेंगे, रोकेंगे, तो ये एक प्रकार का सोच जो है क्या है, स्टीरियोटाइप है कि लड़के नहीं रोएँगे, ठीक है? अब ये उनके मन में बचपन से ही जब उनका पालन किया तो भरा जाता है और फिर ये वो बड़े होके उसका पालन करने लग जाते हैं, है ना? कि रोएँगे नहीं। इसी तरह के मापदंडों को वो अपना लेते हैं, ठीक है? ख़ासकर दूसरों के सामने तो बिल्कुल भी नहीं रोएँगे, है ना? ठीक है। अब इसी तरह से जब हम किसी धर्म के बारे में बात करते हैं, है ना? तो प्रेजुडाइज़ होके कई बार कि वो धर्म ऐसा होगा, या किसी दूसरे जेंडर, दूसरे सेक्स के बारे में बात करते हैं तो वो ऐसा होगा या ऐसा ही होगा, है ना? मेल फीमेल से मतलब है यहाँ पर। तो उसके बारे में भी हम पक्षपातपूर्ण होके बात करते हैं, वो भी सही नहीं है। जैसे किसी जाति के बारे में बात करेंगे कि वो ऐसी होगी, वैसी होगी, है ना? उस जाति के लोग ऐसे ही होते होंगे, है ना? जो हमने सोच रखा है, ये भी गलत है, प्रेजुडाइज़्ड है ये, सॉरी स्टीरियोटाइप है ये। और इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि आर्थिक आधार पर कोई गरीब है ना? तो उनके साथ, उनके बारे में हम ये सोचते हैं गरीब लोग गंदे ही रहते हैं, ऐसा कई बार मान लिया जाता है ना? पहले से लोग अपने दिमाग में, तो ये भी स्टीरियोटाइप टिपिकल थिंकिंग है, मतलब पहले से दिमाग में हमने उनके बारे में ये धारणा बना रखी है जो कि सच्चाई नहीं भी हो सकती है ना? कई मामलों में सच्चाई हो भी सकती है लेकिन ज़्यादातर मामलों में सच्चाई नहीं होती, क्योंकि नेगेटिव होता है स्टीरियोटाइप ज़्यादातर मामलों में, ठीक है? कभी-कभी सच भी हो सकता है। तो जैसे क्योंकि हर धर्म, जाति या सेक्स या लिंग के लोग जो हैं अ, अलग तरह के लोग हो सकते हैं, अच्छे लोग भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि जैसा हमने सोच रखा है ना? उनमें से कुछ लोग तो वैसे हो भी सकते हैं, लेकिन सभी तो नहीं हो सकते क्योंकि दुनिया में सभी लोग एक से नहीं हैं, है ना? ये तो सभी जानते हैं। तो ये इस तरह की सोच जो है, स्टीरियोटिपिकल थिंकिंग, स्टीरियोटाइप सोचना, ये सही नहीं है ना? इससे सामाजिक समरसता जो है नष्ट होती है ना? कम्युनल हार्मनी भी खराब होती है ना? सोशल हार्मनी भी खराब होती है। अब चाहे अमीर हो या गरीब हो, स्त्री हो या पुरुष ही क्यों ना हो, हर व्यक्ति एक सा नहीं हो सकता, है ना? हर पुरुष एक सा नहीं हो सकता, हर स्त्री एक नहीं हो सकती। हर अमीर, हर गरीब का एक सा व्यवहार हम उसको जनरलाइज़ करके नहीं देख सकते, ठीक है? वो कोई वैसी चीज़ नहीं है कि, है ना, 2 इंटू 2 होगा मैथ्स, ठीक है? हम बहुत सी चीज़ों से मिलके बने होते हैं ह्यूमन बीइंग। अब शारीरिक अपंग व्यक्तियों के बारे में, जैसे हम पहले उनको अपंग कहते थे, थोड़ा ये अपमानजनक शब्द है। अब हालाँकि उनको नया शब्द दे दिया गया है कि अलग तरह से योग्य लोग, है ना? डिफरेंटली एबल्ड। पहले, है ना, क्रिपल्ड बोलते थे, पहले जो है हैंडीकैप्ड बोलते थे, अब उनको डिफरेंटली एबल्ड बोल देते हैं। मतलब उनमें दूसरे तरह की योग्यताएँ हैं, हो सकता है उनका हाथ ना हो, पैर ना हो, लेकिन इससे ये मतलब नहीं कि उनकी पूरी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट नहीं है ना? हम ये भी मान लेते हैं कि उनके हाथ-पैर नहीं हैं, आँख एक खराब है, एक, है ना? तो उनकी पूरी पर्सनैलिटी कंप्लीट नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। उनके अंदर संगीत का, साहित्य का कोई विशेष ज्ञान हो सकता है, होता ही है बल्कि कई मामलों में तो। सूरदास लोग जो हैं जिनकी आँखें नहीं होती हैं, बहुत बड़े संगीतज्ञ होते हैं क्योंकि उनका अंतर से विकास होता है। बहरहाल, तो ये स्टीरियोटाइप थिंकिंग से हमें बचना है। जिस तरह से प्रेजुडाइज्ड थिंकिंग से भी और स्टीरियोटाइप दोनों से बचेंगे तभी समाज में एक समरसता का माहौल बनेगा। ठीक है? अब क्या होता है, स्टीरियोटाइप्स हमें प्रत्येक व्यक्ति को एक विशेष रूप में, है ना, देखने की कोशिश करते हैं कि ऐसा ही होगा, है ना, उसमें यही खासियत होगी या कमी होगी। तो उसमें ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ें हों, वो खासियतें हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। कि जनरली हम नेगेटिव ही उनके बारे में सोचते हैं। तो हो सकता है वो हमसे ज़्यादा कुशल हों अपने काम में। तो ये सोच जो है सही नहीं है। अब असमानता और भेदभाव,
तो जब हम किसी के बारे में स्टीरियोटाइप होकर या प्रेजुडाइज होकर सोचते हैं, तो उसके ऊपर असर पड़ता है ना? और या फिर उससे इस सोच से प्रभावित होके हम उसके साथ भेदभाव करने लगते हैं। मान लीजिए हम सोचते हैं कि फला जाति के लोग साफ-सुथरा नहीं रहते या फला धर्म के लोग साफ-सुथरे नहीं रहते, तो हम उनसे पास नहीं जाएँगे, उनको अपने फंक्शन्स में नहीं बुलाएँगे। तो एक समाज का जो बैलेंस है वो बिगड़ेगा, क्योंकि वो भी फिर हमारे साथ ऐसा करेंगे और एक फिर और मामला बढ़ता जाएगा, है ना? तो एक टेंशन क्रिएट होगा, कम्युनल हार्मनी जो है वो नष्ट होगी, सोशल हार्मनी नष्ट होगी। तो या उनके साथ हम भेद करने लगेंगे, जिसको डिस्क्रिमिनेशन कहा गया है आपकी बुक में। तो उदाहरण के लिए जैसे किसी खास धर्म के लोगों को हम किराए से मकान नहीं देते, ये सोच के कि भाई इस धर्म के लोग ऐसे रहेंगे, इस धर्म के लोग वैसे रहते हैं, है ना? तो इससे क्या होगा, वैमनस्यता पैदा होगी दोनों के बीच में, है ना? या जॉब किसी खास तरह के लोगों को खास जॉब नहीं करने देना चाहते हैं, उनको रोकते हैं, तो ये भी गलत है। ठीक है? या किसी सार्वजनिक जगह से, जैसे हैंडपंप्स हैं, ट्यूबवेल है सार्वजनिक कोई, तो वहाँ से उनको पानी लेने से रोकना, ठीक है? एक ही नल से पानी लेने से रोकना, तो ये सारी चीज़ें जो है असमानता को, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन को इंडिकेट करती हैं। और हमारे समाज में एक बड़ी समस्या रही है, प्राचीन काल से ही रही है ना? ऐसा अपन पढ़ते हैं इसमें। अब भेदभाव किन कारणों से किया जा सकता है? कुछ कारण हो सकते हैं मेन, जैसे कि अलग धर्म का होना, है ना? अलग धर्म का होना हालाँकि ज़रूरी न, ये एक डाइवर्सिटी है हमारे देश में, बहुत से धर्म के लोग हैं, तो ये हमारी एक ताकत है। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं कि दूसरे धर्म के लोग के साथ के बारे में खास तरह का भेदभाव करने लगते हैं, तो ये गलत है ना? और उनके बारे में नेगेटिव राय रखते हैं, उनके साथ भेदभाव करते हैं, या कुछ जाति के खास लोगों के साथ, है ना? या मान लीजिए स्त्री-पुरुष के यहाँ भी हमारे समाज में भेदभाव है कि स्त्रियाँ ऐसी होंगी, इस तरह वैसी होती हैं, तो ये चीज़ें प्रचलित हैं। तो ये कई बार सही नहीं होती, और अगर हम इन चीज़ों को अपने के आधार पर उनके साथ भेदभाव करेंगे, तो वो भी प्रभावित होंगे और फिर समरसता नष्ट होगी। तो समाज कमज़ोर होगा और अल्टीमेटली देश कमज़ोर होगा। तो या फिर हम उनका मज़ाक बनाएँगे, तो उन्हें कभी अच्छा नहीं लगेगा, है ना? किसी को अच्छा नहीं लगता कि उनका मज़ाक बनाया जाए। तो ये आर्थिक आधार पर भी कई बार हम करते हैं कि गरीब लोग हैं तो गंदे ही रहेंगे, है ना? अस्वस्थ रहेंगे, उनकी सोच ऐसी रहेगी, है ना? इस तरह से एक समाज का जो है ताना-बाना टूटता है। या उनको, जैसे आपने कुछ कहा जाति के लोगों को किसी स्कूल में नहीं जाने दिया। जैसे आपने सुना होगा कि क पुराने समय में होता था, डॉक्टर अम्बेडकर साहब जी हैं, उनके साथ भी भेदभाव हुआ था, है ना? तो ये भी जो है बहुत ही गलत है, और इससे समाज का बहुत नुकसान होता है, समाज की उन्नति का। एक इंसान के रूप में भी, एक समाज के रूप में भी और देश के रूप में भी, है ना? और मानवता के रूप में भी बहुत नुकसानदायक है। तो अब हम उनको रोकें, उनकी बेसिक ज़रूरतें पूरी ना होने दें, ठीक है? तो ये तो भेदभाव है ना, जब किसी की बेसिक ज़रूरतों को पूरी नहीं होने देते हैं, उसमें रोकते हैं, है ना? पूरी करने के लायक उनके पास पैसा नहीं है, हम उनको काम नहीं करने देंगे, तो ये जो है भेदभाव कहलाएगा। कभी-कभी कुछ लोगों पर भेदभाव का की दोहरी मार पड़ जाती है। कैसे? जैसे कि अगर एक गरीब है और साथ ही साथ वो किसी खास कल्चर को बिलॉन्ग करता है या खास धर्म का है, तो हम उसके साथ 2 तरह से भेदभाव करेंगे। पहला तो ये कि वो गरीब है तो गंदा होगा, ये ऐसा होगा, वैसा होगा, उसको उस आधार पर भेदभाव करेंगे। दूसरा ये कि वो खास कल्चर का है तो उस कल्चर के लोग ऐसे होते हैं, या उस धर्म का लोग ऐसे होते हैं, तो 2 तरह से हम उसके साथ भेदभाव करेंगे, तो बेचारे को, है ना, दोहरी मार झेलनी पड़ेगी। जैसे आदिवासी के बारे में है या कुछ धर्मों के बारे में हम लोग इस तरह की सोच रखते हैं, जिसको कि बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, है ना? अब है, जैसे कुछ हमारे यहाँ एक खास धर्म है, उसके बारे में कुछ स्टीरियोटाइप प्रचलित हैं कि उस धर्म के लोग अपनी बेटियों को शिक्षा नहीं देते, है ना? तो ये नहीं है, उस धर्म की भी लड़कियाँ पढ़ी-लिखी होती हैं, लेकिन कम ज़रूर होती हैं। और अब सामाजिक परिदृश्य बदल रहा है, तो वो भी स्कूल जा रही हैं, पढ़ रही हैं, कुछ सरकारी स्कीम्स का फ़ायदा ले रही हैं, तो आगे आ रही हैं। हो सकता है कम है उनमें पढ़ाई का प्रतिशत, निश्चित रूप से कम रहा है, उस धर्म का नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा। तो इस तरह से ये सामाजिक समरसता को, और उनके साथ भेदभाव तो है ही, और जब भेदभाव होगा तो सामाजिक समरसता बिगड़ेगी और फिर समाज का बहुत नुकसान होगा। और या सुविधाएँ अब सरकार दे रही है उनके लिए, है ना, पढ़ने के लिए पैसा दे रही है, तो और तो उनका ड्रॉप आउट रेट कम हो रहा है और वो स्कूल्स में आ रहे हैं, है ना? तो उस धर्म के बारे में ऐसी सोच जो है बदल रही है, हो सकता है कुछ हद तक सही भी रही हो, लेकिन अब बदल रहा है परिदृश्य। अब भेदभाव किए जाने पर क्या किया जाए? मान लीजिए किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव हो रहा है, तो उसके साथ क्या, उसको कैसे बचाएँ? तो लोग अलग-अलग तरह के कार्य करते हैं, है ना? अपनी जीविका चलाने के लिए। कुछ काम ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं, मान लीजिए टीचिंग का काम है, एक डॉक्टर का काम है या एक इंजीनियर का काम है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन सफाई का काम है ना?
ठीक है? गंदगी हटाना, सफाई का काम करना या बस को साफ करना, ये सब काम जिनको समाज कथित रूप से छोटे काम मानता है। ठीक है? छोटे हैं नहीं, क्योंकि अगर ये काम करने वाले नहीं करेंगे, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? है ना? टॉयलेट क्लीन अगर नहीं करेगा कोई भी, है ना? जो भी करता है जिस भी जाति धर्म का, तो गंदा रहेगा टॉयलेट, तो इनको छोटा कैसे माना जा सकता है? लेकिन फिर भी हम उसको छोटा मानते हैं, हम मतलब समाज हमारा छोटा मानता है। अब हमने इसको काम को जाति व्यवस्था से जोड़ दिया है कि फला काम फलाना जाति के लोग ही करेंगे, है ना? इसमें क्या हो गया है कि उनका महत्व कम हो गया है। जैसे कुछ खास काम जिनको हम छोटा काम, या समाज जिनको छोटा काम मानता है, सफाई वगैरह हो गया, इनको करने वालों को छोटी जाति का बना दिया समाज में। और दूसरे काम जो है जैसे पढ़ाई लिखाई या बाकी काम, उनको करने वाले को ऊंची जाति का बना दिया। तो वही चलते चलते जाति के साथ ये काम भी जुड़ गया, तो जाति व्यवस्था बन गई। अब जाति व्यवस्था एक महत्वपूर्ण व्यवस्था जरूर रही है, लेकिन इसके बहुत निगेटिव एस्पेक्ट्स रहे हैं, जिससे कि हमारे समाज को बहुत नुकसान होता रहा है। बहुत से महापुरुषों ने भी जाति व्यवस्था की निंदा की है, और इसके, है ना, नुकसानात भी रहे हैं। ठीक है? तो अब ऊंचे दर्जे दिन को कथित रूप से जो ऊंची जातियां हैं, उन्होंने अपने को ऊंचा मानना शुरू कर दिया, है ना? और जो छोटी जातियां कथित रूप से, उनको हमने छोटा मान के उनके साथ दुर्व्यवहार, है ना, अन्याय करना शुरू कर दिया, उन्हें अछूत मान लिया, अयोग्य मान लिया, तो ये सारी सामाजिक समस्याएं पैदा हुई। तो अब जाति के नियम निर्धारित किए गए जो, तो उससे क्या हुआ कि लोग अपना अपना काम ही करने लगे। मान लीजिए शू मेकिंग का काम एक खास जाति के लोग करने लगे, बास्केट मेकिंग का काम एक खास जाति के लोग करने लगे। इससे क्या हो गया कि जाति व्यवस्था रूढ़ हो गई, वही चलती गई आगे, और आखिरकार ये एक सामाजिक समस्या बन गई। हालांकि इससे काम में मदद जरूर मिली होगी, क्योंकि आप एक ही काम को निरंतर करेंगे तो कुछ स्पेशलिस्ट होते जाएंगे उसमें, है ना? लेकिन अगर उसको ये मान जाए कि सिर्फ इस काम को वही जाति का लोग करेंगे, वही जाति के लोग करेंगे, और उनको छोटा मान जाए, तब समस्या है। अब अम, अब क्या होता, अछूत दूसरों के कामों को नहीं कर सकते। ठीक है? उनके लिए जो काम है वही करेंगे, और उच्च जाति के लोग उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं कि अछूत जो है असमानता की स्थिति में पहुंच जाती है, उनके साथ भेदभाव होता है, उनके अधिकारों को का हनन कर लिया जाता है कथित उच्च जातियों के द्वारा, है ना? और छोटी जातियों के लोगों को दलित कहा गया। दलित का शाब्दिक मतलब होता है जो दल गया, दबाया गया हो, सदियों से दबाए कुचले रहे हैं, मतलब उनके साथ समाज ने दुर्व्यवहार किया, उन्हें दबाया, उनके साथ अत्याचार किया है। तो अब दलितों को अछूत कहा जाता है ना? तो दलितों ने अपने को अछूत की बजाय दलित शब्द कहलवाना पसंद किया है, मतलब, है ना? उन्होंने अछूत की बजाय वो दलित शब्द कहलाने को उतना बुरा नहीं मानते, है ना? उन्होंने इस शब्द को स्वीकृति दे दी है। दलित का मतलब होता है जो बहुत वर्षों से दबाया और कुचला गया हो, शोषित रहा हो, है ना? तो हालांकि सरकार ने इनको एससी यानी अनुसूचित जाति का दर्जा का नाम दिया है ना? जो कुछ सम्मानजनक कुछ दिन के लिए कई सुविधाएं की गई हैं, जो इनको आगे बढ़ाने और बाकियों की बराबरी पर लाने में मदद करेगी, जो कि एक अच्छा काम है ना, समाज का और सरकार का, चाहे जो भी सरकारें रही हो, है ना? अब दलित जाति में जन्मे बहुत से महान लोग भी रहे हैं, हम उनके बारे में पढ़ते हैं, आपने अपने हिस्ट्री के या बाकी सब्जेक्ट्स की बुक्स में पढ़ा होगा। उनमें से एक सर्वोच्च नेता जिन्हें हम कह सकते हैं बाबा साहब श्री बी आर अम्बेडकर जी, है ना? जो कि संविधान के निर्माता माने जाते हैं, भारतीय संविधान के निर्माता, एक उद्भट विद्वान रहे हैं वो, है ना? तो उनको भी अपने जीवन के शुरुआती समय समय में छुआछूत के को सामना करना पड़ा था। वे महार जाति के थे। महार महाराष्ट्र में एक अछूत अनटचेबल जाति को कहते हैं। तो उनको इसी सामाजिक कलंक का को झेलना पड़ा था। मैं इसे सामाजिक कलंक ही कहूंगा, क्योंकि इससे हमारा बहुत नुकसान हुआ है। हिंदू धर्म का भी है, हालांकि मैं धर्म की बात यहाँ चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन हमारे समाज का नुकसान जरूर हुआ है। ठीक है? अब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, उनका कार्यकाल 1851 से लेकर 1956 तक का रहा है। वो भारतीय संविधान के निर्माता हैं, आप सभी को पता है। और वो सर्वोच्च दलित नेता माने जाते हैं, जिन्होंने दलितों के लिए, उनके अधिकारों के लिए बहुत काम किया है। इंग्लैंड गए थे, वहां से पढ़ाई के बाद लॉयर बने। ठीक है? और दलितों में शिक्षा का कार्य किया। दलितों को मंदिर में प्रवेश के लिए उन्होंने रास्ता बनाया, नहीं तो दलितों को मंदिर में प्रवेश करने की भी अनुमति नहीं होती थी। कथित रूप से उच्च जातियां जो है उन्हें वहां प्रवेश के लिए रोकती थी, है ना? तो उनके लिए उन्होंने काफी संघर्ष किया, और बाद में अपने वो बौद्ध धर्म को अपना लिया, क्योंकि उनका मानना था कि बौद्ध धर्म में जाति व्यवस्था नहीं है। ठीक है? तो वो एक महान नेता रहे हैं, है ना? और उनको हम हमेशा याद करते रहेंगे। अब कल्पना करिए कि यह सब जो डॉक्टर अंबेडकर और उनके परिवार के साथ हुआ, वो अगर हमें आपको
आपके साथ उसको झेलना पड़ता तो हमें कितना कष्ट होता, है ना? तो ये बहुत ही गलत सिस्टम रहा जो छुआ-छूत है ना? ये छुआ-छूत की भावना, जाति व्यवस्था का ही एक रूप है छुआ-छूत, है ना? कि फला जाति को हम नहीं छुएँगे, फला जाति को अब देखिए आप एक बास्केट मेकर की बनाई हुई बास्केट में चीज़ें रख लेते हैं, एक पॉटर के बनाए हुए घड़े में आप पानी पी लेते हैं, लेकिन उसको नहीं छुएँगे, है ना? तो ये अजीब बात है ना? बहरहाल, इसलिए उनके सम्मान को नुकसान पहुँचाता है और सम्मान अपना अपमान कोई कभी भी नहीं भूलता, भले वो सहन कर जाए अलग बात है, लेकिन उसके अंदर वो बात रहती है, उसको दुखित करती है। तो इसको हमें सामाजिक रूप से हटाना है। अब समानता के लिए संघर्ष कैसे हुआ? तो बहुत से लोगों ने संघर्ष किया, जैसे आज़ादी के लिए जब अंग्रेज़ों से संघर्ष कर रहे थे, तो ये जो जातियाँ हैं, इनके लीडर्स और इनके आम लोग जो हैं, ये 2 तरह से लड़ रहे थे। एक तो अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे और दूसरा अपने ही देश के लोगों से जो कि उनके साथ जाति भेदभाव, छुआ-छूत अपना रहे थे, है ना? तो इनका संघर्ष डबल फ़ोल्ड था, है ना? एक तो अपने देश के लोगों के साथ, अपने साथियों के साथ, अपने समाज के लोगों के साथ और दूसरा अंग्रेज़ों के साथ जो कि विदेशी थे। अब दलित स्त्रियाँ, आदिवासियाँ और कृषक जो है वर्ग, उन्हीं वर्गों में थे जिनको कि असमानता झेलना पड़ी और वो संघर्ष उन्हें करना पड़ा, अपने आप को बाकियों के बराबर लाने के लिए। कई दलितों ने संगठित होकर मंदिरों में प्रवेश में जाने के लिए कोशिशें की, है ना? स्त्रियों ने अपनी शिक्षा के लिए संघर्ष किया, प्रयत्न किए। आदिवासियों, किसानों ने भी अपने आप को साहूकारों से जो कि उस समय खासकर आज़ादी के तुरंत बाद या आज़ादी के पहले जो है जहाँ अंग्रेज़ थे उस समय, साहूकार बहुत शोषण करते थे किसानों का, तो है ना आदिवासियों का, तो उनके खिलाफ भी लड़ने के लिए, उनके चंगुल से छूटने के लिए भी इन लोगों ने बहुत संघर्ष किया। अब 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो देश के सभी नेताओं को इस बात की चिंता थी समानता सभी को मिल जाए। सभी व्यक्तियों को कानून की नज़र में समान हो सभी, चाहे वो जिस जाति धर्म के लोग हैं। क्योंकि देश को चलाने के लिए जो एक डॉक्यूमेंट होता है, संविधान उसको बनाया गया तो उसमें सभी को समानता दी गई, चाहे वो जाति, धर्म, किसी वर्ग का हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सबको बराबर दर्जा दिया गया, सबको वोटिंग राइट बराबर मिला ताकि सभी के अधिकार सुरक्षित रहें, सभी को समानता मिले संविधान की तरफ से, कानून की तरफ से। अब सभी को एक माना जाए तो इसके लिए संविधान में प्रोविज़न किए गए, है ना? सबको समान अवसर मिले हुए हैं, सबको समान अधिकार मिले हैं, सबको समान फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, है ना? शिक्ष जो है सभी के लिए है। तो इसके अलावा छुआ-छूत को जो है एक कानूनी अपराध माना गया है, इसको क्राइम माना गया है, ठीक है? पर समाज की नज़रों में अभी ये दबे-छुपे रूप में कहीं न कहीं चल रहा है, जिसको पूरी कानून ने तो हटा दिया, लेकिन उसको पालन तो समाज ही कर सकता है पूरी तरह से, तो उसको हटाना भी बहुत ज़रूरी है। अब हमारे देश में सभी लोगों को चाहे जिस जाति धर्म के हों, जिस लिंग के हों, उनको अब जॉब्स चुनने की स्वतंत्रता है, ठीक है? अपनी मनमानी सरकारी नौकरी में जाने के लिए, है ना? स्वतंत्रता है तो संविधान उनको समानता देता है। गरीब और हाशिए पर ढकेल दिए गए लोग, गरीब लोग हैं हाशिए पर ढकेल दिए ये लोग जिनको जैसे महिलाएँ हुई, आदिवासी हुई, इनको समाज ने खास महत्व नहीं दिया, इनको एक तरह से साइड में कर दिया, तो इनको कहा जाता है हाशिए पर ढकेले गए लोग। तो इनकी समानता के लिए भी हमारे संविधान में पर्याप्त व्यवस्था की गई है, की जा रही है और एकता को संरक्षण देने की कोशिश की जा रही है, ताकि सभी लोगों को अपने-अपने धार्मिक, भाषाई त्योहारों को मनाने, है ना? उनको संरक्षित आगे बढ़ाने की भी आज़ादी मिले। तो सबको स्वतंत्रता, है ना? सभी को समानता के साथ ट्रीट किया जा रहा है। सरकार सभी धर्मों को बराबर मानती है, किसी धर्म को आगे नहीं मानती। इस तरह की सरकार को हम आगे आप पढ़ेंगे भी अपनी क्लासेस में कि धर्मनिरपेक्ष देश या कहते हैं, जिसमें कि किसी भी धर्म को सरकारी धर्म नहीं माना जाता, ना सरकार किसी धर्म को सीधे प्रमोट करेगी, ना उसको किसी तरह की मदद करेगी, बल्कि सभी धर्मों को बराबर दर्जा देगी। तो इस तरह के स्टेट को, राज्य को यानी कि कंट्री को, स्टेट यहाँ कंट्री के लिए वर्ड आया हुआ है, तो उसको हम धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं, धर्मनिरपेक्ष देश कहते हैं, जैसे कि हमारा देश है, ताकि सबको समानता के साथ आगे बढ़ने का मौका मिले, बिना किसी भेदभाव के। अब इसके लिए लोगों के प्रयास ज़रूरी है। सरकार ने नियम कानून बना दिए, वो तो बुक्स तक सीमित है, लेकिन समाज इसका पालन करता है, देखता है कि क्या हो रहा है कि नहीं। तो समाज की और समाज बनता है व्यक्तियों से, तो उनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है और चूँकि आप आगे नागरिक बनने वाले हैं, बड़े होंगे, है ना? तो आपकी भी एक इंसान के रूप में, एक नागरिक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका है। थैंक यू।